केवल और केवल आज का विषय आप लोगों से मिलना, बातचीत करना। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय सभी हरियाणा के चैनल्स पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वेब पोर्टल हो, हर जगह चर्चा जो भी चलती है वो बड़ौदा बाई इलेक्शन की चलती है। तो कंटिन्यूटी आपसे बनी रहे। एक दिन तो हमारा प्रोग्राम ये भी था कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस करें, लेकिन उस दिन अपनी ट्रैक्टर यात्रा थी। हमने कहा कि मेन इवेंट ट्रैक्टर यात्रा रहे तो आप सब लोगों से वहां मिलना हो जाएगा, और आपने उसको भी बड़ा अच्छा स्थान दिया, स्पेस दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, आप लोगों का भी उत्साह अच्छा था और खुलकर चर्चा हुई। मैं समझता हूं बड़ी लंबी प्रेस थी, 1 घंटे की थी। आपने बड़े मन से उनको सुना भी सही और अपने प्रश्न भी रखे, और आज मैं आपके बीच में वो हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, आप भी अपडेट रहें और आपके सवालों से हम भी अपडेट रहें, ताकि उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते चलें। केवल और केवल मात्र यही था। मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा कहना यही है कि आप लोगों से चाहे कोई भी मामला रहा हो, चाहे वो कृषि बिलों का रहा हो, आप में से काफी पत्रकार भाई, मीडिया के बंधु खुलकर सामने आए, जिन्होंने खुद अध्ययन किया कृषि बिलों का और उसका पक्ष उन्होंने रखा, और विपक्ष में जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका जवाब मैंने खुद एनडीटीवी पे देखा है, एक रजत शर्मा जी का देखा है। और मतलब ऐसे जो माना जाता था कि शायद ही कभी प्रो सरकार बात करते हो, लेकिन उन्होंने इस बिलों को लेकर खुद कहा कि हमने इन बिलों को पढ़ा है और विपक्ष इसको भ्रमित करने का काम कर रहा है। उन्होंने एक सच्चाई को संबल दिया। ऐसी अपेक्षा मैं आपका मीडिया भी हमारा साथ दे रहा है और आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं। दूसरा, अपनी पूरी ताकत से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दिल से, शिद्दत से इस काम में लगा हुआ है, और आमने सामने का चुनाव है। कई बार लोग हमें करते हैं कि लगातार हुड्डा साहब 3 बार यहां से 15 सालों से जीते हैं। एक ही उनके कैंडिडेट श्री किशन हुड्डा जी अच्छे इंसान थे, आज हमारे बीच नहीं है और उनकी वजह से ये सीट खाली हुई। लेकिन उनके अंदर इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव नहीं था, काम कराने की ललक नहीं थी। सरकार में होते, अब तो वो चलो एक बहाना बन सकता जी, विपक्ष में थे, उनकी सुनी नहीं गई, उनका काम नहीं हुआ, लेकिन 10 साल वो सरकार में रहे और हुड्डा साहब की सरकार थी। और मैं श्री किशन हुड्डा जी के अलावा ज्यादा जिम्मेवार जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं, उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं कि जो ये कहते थे कि हमारा एक घर किलोई है और दूसरा घर हमारा बड़ौदा है। तो आपने एक घर और दूसरे घर में, एक परिवार और दूसरे परिवार में इतना बड़ा फर्क कर दिया। किलोई में जो डेवलपमेंट के काम हुए उसको देख लीजिए और बड़ौदा के देख लीजिए। आज हमारे ऊपर इस बात का एलिगेशन मैंने पिछली प्रेस में भी देखा है, और आप भी आज सवाल पूछोगे कि इन 3 महीनों में ही काम क्यों हो गए। 3 महीनों में आप जब तक कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे, मैं 2-3 महीने से यहाँ लगातार बड़ौदा में आ रहा था, यहाँ के लोगों के मैं संपर्क में था, और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे मैं करनाल और पानीपत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसी तरह की कनेक्टिविटी मेरी बड़ौदा के लोगों के साथ भी होगी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं कल एक चैनल है खरी खरी, मेरे से वो हमारी एक बहन थी, इंटरव्यू ले रही थी, तो मैंने उनको कहा थोड़े से लहजे में कि जैसे आपके चैनल का नाम है खरी खरी, ऐसे इस क्षेत्र के लोग भी अपनी बात खरी खरी कहने वाले हैं, साफ बात कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन जिसका भी साथ देते हैं वो दिल से देते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम भावनात्मक और हमारे को भावना पैदा करके कई बार हमारे से वोट ले लिए, लेकिन हमारे बड़ौदे का भला करने वाला कोई नहीं आया। तो हमारा विश्वास जो लोग मुझे कन्वे करते हैं आपके बैठने से, आपके काम करने की शैली से, और हमें लगा कि अगर बात सही ढंग तक सरकार तक पहुंचती है तो वो इम्प्लीमेंट होता है वो काम। उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज जगह जगह विकास के कार्य शुरू हो रहे हैं, और अगली प्लानिंग्स भी हैं, चाहे आईएमटी की बनी हो, चाहे जनता बुटाना की यूनिवर्सिटी का मामला बना हो, चाहे हैफर्ड की मिल का बना हो, चाहे जो पानी की निकासी नहीं होती थी, खेत डूबे रहते थे, उन खेतों से पानी की निकासी का रास्ता बनाना। और मैं समझता हूं कि 54 में से आधे गांव में पीने के पानी भी मैं समझता हूं साफ पानी उपलब्ध नहीं था। रोड कनेक्टिविटी का तो बुरा ही हाल था। तो वो सारे काम अब स्टार्ट हुए और उम्मीद बंदी है
काम काफी लोगों ने दिए और लगभग 3000 काम दिए, लेकिन समाज भी समझता है, लोग भी समझते हैं कि ये 10-15 दिनों में, महीने में ये काम करने सारे संभव नहीं थे। वर्क आर्डर भी जारी करने हैं, उनकी फिजिबल रिपोर्ट भी बननी है, तो लेकिन उनको एक विश्वास जम गया कि फर्स्ट फेज में इतने अच्छे काम शुरू हो गए, सेकंड फेज के काम भी चिन्हित कर लिए और थर्ड फेज के काम भी चिन्हित कर लिए हैं। तो ये है, और आज हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मजबूती से लड़ने जा रहा है, और आप सब लोगों से भी मैं सहयोग की उम्मीद करता हूं। और सीधा सीधा मैं चाहता हूं कि जिसको अपना गढ़ बनाकर हुड्डा साहब, या मैंने ये देखा है कि करते परिवारवाद की राजनीति है। आप राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था, सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इंटरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। बाकी कंपैरिजन किया जा सकता है, 10 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई, 6ठा साल हमारा भी है सरकार का लगातार चलाते हुए। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने को आप नारा देते हो कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, अपने आप को किसान पुत्र और धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन उनके कामों का आकलन करो तो उन्होंने किसानों की धरती पे सेक्शन 469 यानी कि एक्वायर कर ली, एक्विजिशन करके, और वही जमीनें ऑन रिकॉर्ड बात है, वही जमीनें जब किसानों ने, उनको लगा भाई सरकार से हमें 20 लाख मिलना है या 25 मिलना है या 30 मिलना है, कोई बिल्डर आकर इनडायरेक्ट उनको लालच देकर जब उसी जमीन के 40-50 लाख रुपए देता है तो वो अपनी जमीन बेच के चले जाते हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में एक्वायर है, और वही बिल्डर के पास आते ही वो जमीन रिलीज हो जाती है। इस तरह के अनेकों उदाहरण उन्होंने किसानों की बात जरूर की, लेकिन बिल्डर्स को फायदा दिया। और जिस तरह से नौकरियों के अंदर धांधली रहती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर धांधली रहती थी, वो धांधलियां इस सरकार में आके दूर हुई, व्यवस्था चेंज हो रही है। तकलीफ होती है जिनके धंधे चल रहे थे, दलाली के जो दुकान खोल के बैठे थे, सीएलयू की जो ठेके उठाते थे बड़े बड़े कामों के, उनकी दुकानें बंद जरूर हुई। व्यक्तिगत बेनिफिट जिसको नहीं मिला, इरिटेट हुआ, एलर्जिक हुआ, उसने अपना ही मिशन बना लिया सरकार के खिलाफ या कभी मुख्यमंत्री जी को आलोचना करना। लेकिन अगर हम सोते समय शुद्ध आत्मा से जब परमात्मा को याद करते हैं, अगर ईमानदारी से देखें, क्योंकि मैंने खुद अपोजिशन के लीडर, अभी मेरे को इस मंच से बोलना नहीं चाहिए, बड़े से बड़े हरियाणा के लीडर से जब मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई, हर एक ने स्वीकार किया कि यार ये मानस बढ़िया है, ये खट्टर मानस बढ़िया है, अच्छा इंसान है। ये हर आदमी ने कहा जो मंच के ऊपर खड़ा होकर गाली भी देता है। कभी रिवेंजफुल राजनीति नहीं की, कई बदले की कार्रवाई नहीं की, चाहे कोई कितना मर्जी बुरा बोले, कोई अच्छा बोले। इस तरह का भाव अपने मुख्यमंत्री जी का है, संत प्रवृत्ति के और राजनीति के संत है, जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल स्थापित की है। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपके मन की कोई जिज्ञासा हो, अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। थैंक यू। भाटिया साहब, आप लोगों ने जो है कई घोषणाएं की है, जैसे जनता यूनिवर्सिटी की, IMT की और यहाँ पर राइस मिल की, तो क्या ये घोषणाएं रहेंगी या इनको आप क्रियान्वित कर पाएंगे? लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये घोषणाएं अभी क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी। नहीं, ये लोगों को तो लग रहा है कि ये पूरी होंगी, लेकिन विपक्ष ये कह के भ्रम फैला रहा है कहीं इस चक्कर में उनकी पर्ची खत्म ना हो जाए, क्योंकि लोग जुड़ते दिख रहे हैं उनको। हालांकि मैं स्टार्टिंग में आया, कुछ लोग मजाक भी करते थे, भाई यहाँ वो जातियों पे चला जाता है, हरियाणा की राजनीति जातियों पे भी चली जाती है। वो कहने लगे भाई ये संजय भाटिया, भाई वो पंजाबियों की पर्ची तो आड़े बड़ौदा में है, कौन 48 पर्ची है और यू इंचार्ज बन के आ गया। इस तरह की बात बोलते थे, इस तरह ही करते थे। लेकिन मैं जब लोगों के बीच में बैठा, बातचीत हुई, इतना समय मैंने लगाया, आज वो मैं समझता हूं मुझे बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और मन की बात करते हैं और कहते हैं भाई साहब अब हमें विश्वास हो गया कि आपने जो बात निकाली मुंह से वो सारी पूरी हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये काम को पूरा सिरे चढ़ाओगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% जो भी घोषणा हुई है वो आप देखिए, जो पिछली सरकार की भी घोषणाएं और जो शिलान्यास थे वो काम आके हमारे ही टाइम में पूरा हुए। बात किसानों के हित करने वाले लोग, जब किसान को फसल के उजाड़े का पैसा देना होता था,
कुछ नहीं देते थे। 10 साल का उनका फसल खराबे का मुआवजा देख लो, और पहले 3 साल का ही ये बीजेपी की सरकार जो कहते हैं किसानों के विरोधी है, उनका मुआवजे का आकलन कर लो। जिस तरह से खरीद हर फसल की सुनिश्चित की गई इस सरकार के अंदर। मैं एक बात कहता हूं उनसे, कई बार बड़ी बड़ी बात करते हैं विपक्ष के, उनका राजनीति का तजर्बा भी ज्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी तजर्बा ज्यादा है। मैं तो शायद अपने जीवन की पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे वो अनुभव भी नहीं है। मैं कहता हूं चलो हम बुरे हैं, हम किसानों के विरोधी हैं, हम बुरे हैं, हमने हरियाणा का भला नहीं किया। आपने किसानों के हक में कौन सा फैसला ऐसा किया था जिसको हमारी सरकार ने वापस ले लिया, या कौन सा ऐसा फैसला हमने कर दिया जो किसानों के विरोध में था? ये मुद्दे बनाते हैं। आज अपनी धार विपक्ष खो चुका है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी इन फाइटिंग के कारण अपनी धार खो चुकी है। वो कंधे ढूंढते हैं, किसके कंधे पे चढ़ के हमें ये टारगेट करना चाहिए, और किस तरह से समाजों की राजनीति को उभार करते हैं। और फिर वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एलिगेशन फिर हमारे पासे में डाल देते हैं कि ये लोग इस तरह की बात करते हैं। तो मेरा यही कहना है। सर आ जाओ बहन जी, आगे आ जाओ, आ जाओ जी। सर आप विकास की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल। सर आप जैसे कृषि अध्यादेश को लेकर आए हैं, उसको विपक्ष तो विरोध करेगा, उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा की, बदले में आपने भी ट्रैक्टर यात्रा निकाली। मेरा सवाल ये है, जब किसानों की कुछ आशंकाएं हैं इस बिल को लेकर, उन पर विश्वास जमाएं, उनसे संवाद कायम करने की बजाय एक दूसरे को ताकत दिखाने का प्रयास। बहुत बढ़िया बहन जी, आपने मेरे मन की बात ले ली और बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ट्रैक्टर यात्रा आपने सोचा कि हमने भी ट्रैक्टर यात्रा की। उन्होंने कुछ ट्रैक्टर बुलाकर और एक पुराने से ट्रैक्टर को जलाकर पूरे देश के मीडिया को अट्रैक्ट करके ये दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा का किसान आंदोलित हो चुका है और इन कृषि बिलों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। ये जब अपने साथी अपने किसानों ने कहा कि वो ट्रैक्टर निकाल सकते तो हम ट्रैक्टर लेकर क्यों ना आए, तो वो ट्रैक्टर यात्रा लेकर आए। आपने देख लिया होगा कि उनकी ट्रैक्टर यात्रा निकली, कोई हमने तो किसी बात का विरोध नहीं किया। यहाँ ट्रैक्टर यात्रा निकलती है तो उनको तकलीफ होती है। और जो बात आपने संवाद की है बहन जी, मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ। कल रात को ही हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ रोहतक के अंदर बैठे थे और लगभग 12:30 बजे तक तो हम बैठे रहे, वो थोड़ा पहले चले गए थे। पूरी योजना बनाकर, सूची बनाकर, सूची भी बाय चांस मेरे पास है, मैं अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति मुझे इसमें चाहिए। हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमारे किसान नेता, बीजेपी के किसान नेता, ये जो खास तौर पे, क्योंकि पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में तो जन जागरण अभियान चलेगा ही चलेगा। 14 तारीख को पूरे 54 के 54 गांव में जाकर खुली चर्चा करेंगे। भाई आप बताइए कि इस कृषि बिल में किसान के विरोध में क्या चीज है, इस कृषि बिल में बताइए क्या चीज किसानों के पास थी जो हमने छीन ली। जो भ्रमित आपको लोग कर रहे हैं उनके पास तर्क नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत झूठ बोलने वाला आदमी पंचायत के अंदर चिल्ला चिल्लाकर, शोर मचाकर सच को दबाने का प्रयास करता है। सही मायने में जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उन लोगों ने इतना ज्यादा शोर मचाया कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सब लोग पूछते, मीडिया को भी बाद में समझ आ गया किस तरह ये प्रयोजित मामला था। और पिछले कुछ दिनों में देश में जो मामले आपके सामने आए, किस तरह शोर को बचाकर सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही कृषि बिलों में हो रहा है कि शोर मचा देंगे, विरोध दिखा देंगे तो ये सच दब जाएगा, लेकिन ये सच दबने वाला नहीं। हम भी बिल्कुल खुलकर किसानों के घरों में जाकर पूरे 54 के 54 गांव में हमारे किसान नेता जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। आप ये बताइए क्या गलत है, हम उसको बताएंगे कि ये ठीक है और ये किसानों के हित में है। भवर सिंह दैनिक जागरण से। हाँ जी, बताइए भाई साहब। सर आप कह रहे थे कि कांग्रेस कब तक कैंडिडेट अनाउंस करेगी, तो भाजपा कब तक करेगी सर? मैं बिल्कुल सही, देखिए 16 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है। ये अधिकार उनके पास है, ये अधिकार हमारे पास भी है कि दोनों हम 16 तक कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूं, जो लोग ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है ही कहां और ये हुड्डा का गढ़ रहा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और बीजेपी का यहां कुछ भी नहीं, बीजेपी का क्या है, जो लोग इतना दावा करते हैं वो आज कैंडिडेटों के लिए दाएं बाएं दूसरे दलों में देख रहे हैं।
वो तो ये भी देख रहे हैं कि यार बीजेपी वाला कौन सा हमारे साथ जुड़ जाए, उसको दें टिकट। मैं तो उनकी बात करता हूं। हम तो पूरी तरह से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बड़ौदा हमारा गढ़ रहा है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि बड़ौदा में हम कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन हम पहली बार जीतने जा रहे हैं। हम उस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये मानते कि बीजेपी है ही नहीं, मैं कहता हूं उनको क्या दिक्कत आ रही है। मेरा प्रश्न ये था। जी 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 भाई साहब। भाटिया जी, जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम समान विकास में विश्वास करते हैं, और आप भी यही बात करते हैं। बड़ौदा 3 दिन पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि बड़ौदा हल्के में 602 करोड़ के काम हो गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने जो आपको आंकड़ा दिया बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, कोई गलत वो ना। वैसे भी वो बिल्कुल सारी, मेरा अभी मैं प्रश्न समझ गया आपका, इसलिए पहले बोल पड़ा था। बताओ, पानी पिलाओ भाई। हाँ कोई हमारा भी अटक सकता है, आप भी कहोगे भाई पानी पीने लगे। भाटिया जी कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 6 महीने से यहाँ पे विधायक नहीं थे, तो मुख्यमंत्री ने 6 महीने में बड़ौदा में दे दिए 300 करोड़ रुपए। अब तो समान विकास की बात है, गोहाना में दिया नहीं 1 रुपया, दूसरे हल्कों में भी मेरे हिसाब से बहुत कम पैसे दिए गए। तो समान विकास की बात कैसे? बिल्कुल 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 आपने सही कहा, और मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि बड़ौदा विकास के मामले में हरियाणा के अन्य हलकों से पिछड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक पहुंचाने में कम्युनिकेशन गैप था। मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। मैं कांग्रेस के 10 साल के जो सरकार का राज था, जिसमें जो श्री किशन हुड्डा जी जो सिटिंग एमएलए सत्ता दल के थे, उन 10 सालों में भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बात नहीं पहुंचाई होगी हुड्डा साहब को, तभी ये हल्का पिछड़ा होगा। लेकिन मेरा प्रश्न हुड्डा साहब से भी है, जो इस हल्के को अपना घर बताते हैं, अपना गढ़ बताते हैं, उनको ये चिंता करनी चाहिए थी। उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। श्री किशन हुड्डा जी के अंदर वो ना तो जुनून और ललक था डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि इस क्षेत्र से अपने आप को शायद वो जुड़ा हुआ नहीं मानते होंगे। वही कम्युनिकेशन गैप उन्होंने सरकार के साथ भी रखा कि जिस तरह का कांग्रेस का रवैया रहा कि अपोजिशन के हलकों के अंदर वो ध्यान नहीं देते थे, उस सोच को लेकर श्री किशन हुड्डा जी ने इस हलके के विकास के कोई भी काम की बात ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के अंदर एक बार भी नहीं रखी। ऑन रिकॉर्ड चलता है विधानसभा सत्र जब चलता है, जो विधायक अपोजिशन के भी रखते थे उन हलकों में उतना पैसा लगा, हर हलके की रिपोर्ट उन्होंने दी, विपक्ष के हलकों की भी दी। श्री किशन हुड्डा जी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, मैं 2-3 महीने से यहां बैठा और मैं व्यक्तिगत बातचीत भी आपसे शेयर करने को, हालांकि लाइव हो रहा है, मैंने खुद सीएम साहब को कहा कि मैंने कहा सीएम साहब, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि बड़ौदा को जिसको कहते हैं विकास छू के भी नहीं गया, कोई प्लान्ड वे में नहीं हुआ। यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत शौक रखते हैं, कंपटीशन देने में बहुत शौक रखते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। बच्चियों को पढ़ने के लिए बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है, तभी लड़कियों, ये जो कम्युनिकेशन गैप था ये 2-3 महीने में दूर हुआ। इसलिए आपने सही कहा कि 300 करोड़ के कामों की घोषणा भी होगी और काम शुरू भी हो गए, उनके वर्क ऑर्डर भी हो गए। ये बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। इसलिए बार बार आपके माध्यम से भी आज कहना चाहता हूं कि 4 साल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर है, और मैं चाहता हूं कि आप इस विकास के अंदर अपने साझीदार बनो, अपना साझा रखो, अपना हक पैदा करो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार, मैं कहता हूं एक बार आजमा लो, बाकियों को आपने कितनी बार आजमाया? बीजेपी को छोड़ के आपने सारे दलों को आजमा लिया, लेकिन विकास छू के भी नहीं गया बड़ौदा को। अभी 3 साल का जो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ उसमें डिफरेंस नजर आ गया। आप सोचिए कि अगर ट्रेलर इतना खूबसूरत है तो फिल्म का अंदाज करके देखो कितनी जबरदस्त होगी। ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। 4 साल की फिल्म भी आप देखोगे कितना जबरदस्त यहाँ पर विकास होगा। भाटिया जी, जी भाई। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़ौदा के अंदर गठबंधन चुनाव लड़ता है जी, लेकिन आज स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर गठबंधन कैसे, उनका कोई चेहरा नजर क्यों नहीं आया? नहीं, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं शायद मेरी भी बातचीत नहीं हुई किसी से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होना
अभी हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, अभी हमने ओपन नहीं की, जो वहां भेजी है, जो जेजेपी के नेता हैं हमारे स्टार प्रचारक हैं, उसके अंदर जो नाम हमने लिए हैं उस हिसाब से लिए हैं। जब अभी फील्ड के अंदर अब जाने वाले हैं, उसमें जेजेपी के नेता फील्ड में जाने वाले हैं। देखिए एक ही समय में ये अब अभी इस समय प्रदेश अध्यक्ष जी कहीं और एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष है मोहन कौशिक जी, वो कोई और एक्टिविटी में है, वहां पर मोदी जी का लाइव चल रहा था, रमेश कौशिक जी किसी और एक्टिविटी में। ये नहीं होता कि आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर हर वक्त हर व्यक्ति उपस्थित हो सकता है, सब किसी ने हो जब खुलेआम आकर हमारे हरियाणा भवन के अंदर मीटिंग हुई, मैं भी वहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी और जेजेपी की तरफ से 3 नेता गए हुए थे। उन्होंने खुलेआम वहां पर ओपन होकर बोला कि अब गठबंधन चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। बार बार ये आकर मीडिया के सामने बताने की मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक व्यक्ति की होती है तो वही बोलता है, कभी हो सकता है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जेजेपी की नेता को हो और शायद हम उसके अंदर ना हो, वो भी इसी जगह पे हो। लेकिन भाटिया जी, आपका ये जो कार्यालय चुनाव कार्यालय है, ये गठबंधन का कार्यालय है जी, तो गठबंधन का कहीं पे कोई झंडा, कोई डंडा, कोई बैनर, कोई होर्डिंग कुछ नजर आना चाहिए। जी, पहली बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये चुनाव कार्यालय नहीं है, पहली बात आपको क्लियर कर रहा हूं। ये आप देखिए कि कोई बीजेपी के किसी चुनाव कार्यालय होता है, जो प्रत्याशी आ जाए उसका चुनाव कार्यालय होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और अगर आप जैसे जेजेपी के साथ 2-3 बार मीटिंग होगी तो वो झंडा डंडा तो छोड़ो, आप उनके कार्यकर्ता भी आपको इसी कार्यालय में मिलेंगे। और आपका धन्यवाद, आप कोई हमारे से चूक भी हो, मैं तो चाहता हूं कि सुझाव के नाते से, ये आपका प्रश्न नहीं था, मैं समझता हूं ये सुझाव था, आपने इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भाटी साहब, मेरा एक सवाल आपसे, जैसे कि गठबंधन पर लगातार बातचीत चल रही है, तो गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर क्या किसी बांग्लों को उतारा जा सकता है? देखिए, उनका नाम आप ले रहे हैं, कोई दूसरा किसी और का नाम लेगा, मैं उनके नाम पर हाँ बोलूं या ना बोलूं, इसका मतलब निर्णय करने वाला मैं हूं। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्टेट भी केवल रिकमेंडेशन दे सकता है, निर्णय करना उनका, वो किसी को भी उतार सकते हैं। बढ़िया जी, आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप ज्यादा जोर देते हैं। अब की बार अब तक बड़ौदा उसमें इतिहास में जब तक हरियाणा बना है, अब तक किसी भी पार्टी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया। क्या बीजेपी ये काम कर सकती है? देखिए, वैसे बड़ी मजेदार बात भी है, और आप इसमें आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं उस नाते से देखिए, मैं कहता हूं संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बेटी भी चुनाव लड़ सकती है, बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, बड़ा भी लड़ सकता है, छोटा भी लड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जोर देते हैं, ये क्या है? इसका अर्थ अभी कोई घटना घट जाए, परिवार में पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और वो जाकर थाने में यही बात कहती है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो और मेरे पड़ोसी ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरे बेटे ने। सवाल ये अवेयरनेस कैंपेन थी। आप देखिए भाई साहब, जब इस कैंपेन लॉन्च पानीपत के अंदर हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, उससे पहले हमारी समाज का माइंड सेट क्या था? बड़े एलीट वर्ग में, बड़ी बड़ी जेंट्री के अंदर जो बड़े उत्साह से कहते थे, लेडीज बोलती थी, आपस में महिलाएं बात करती थी, जी मैंने अबॉर्ट करा लिया। अबॉर्ट करा लिया मतलब मैंने अबॉर्शन करा लिया, क्योंकि मेरी पहले बेटी थी, दूसरी बेटी का भी मैंने टेस्ट कराया कि दूसरी बेटी आ रही थी, इसलिए मैंने उसका अबॉर्शन करा लिया। कितने गर्व से ये बातें समाज में प्रचलन थी। सास कहती थी पहले 2 लड़की हैं, बेटी मैं तीसरी लड़की का फायदा नहीं, टेस्ट करा ले, तीसरी हुई तो तू इसको गिरा दियो। इस तरह के हल्के स्तर की बात, जीव हत्या की बात हमारे समाज में बड़े गर्व के साथ की जाती थी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो एक अवेयरनेस कैंपेन मोदी जी ने चलाई, उसको हम अन्य बातों से जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद चेंज देखिए, आज लुक के छुप के स्टेट से बाहर जाके, कोई परसेंटेज भी नहीं कह सकते 1-आधा%, कोई करता होगा तो करता होगा, लेकिन आज बेटियों को पैदा करने में भी गर्व होता है, आज बेटियों को पढ़ाने में गर्व होता है। बेटे पढ़ाई में इतने होशियार नहीं है, बेटियां ज्यादा टॉपर हैं। आज जिसके घर में बेटी आती है वो खुशी से बोलता है। हमारे घर में भी अभी 5-4 दिन पहले बेटी आई, मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे भतीजे की बेटी हुई, तो मैंने 10 जगह बताया, मैंने कहा जी हमारे घर बेटी आई है, और कई वर्षों से हमारे घर बेटी नहीं थी, सारे बेटे ही बेटे थे।
ये उस गर्व की अनुभूति का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसको हम राजनीति के साथ जोड़ें, इसको हम लड़ाई झगड़े के साथ जोड़ें, हम इसको उस तरह की घटनाओं के साथ जोड़ें, ये एक अवेयरनेस कैंपेन थी। भाटिया साहब, बड़ौदा हल्के में चुनाव और लगातार बड़ौदा हल्के के लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब तक नहीं आए यहाँ पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि विधायक जी नहीं रहे इनके बड़ौदा हल्के के, तो मैं ही विधायक हूँ। नहीं, उन्होंने एक बड़ी सहज स्वाभाविक बात की। हाँ जी। उसके बाद भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं वापस, किसी गांव में नहीं जाते, किसी की समस्या को नहीं सुनने। देखिए, सुनिए, समस्याएं सुनने के लिए आप भी पीछे कई बार यहाँ पर आए, आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेके आए। सारी की सारी समस्याएं सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची, सारी लिस्टेड होकर यहाँ पर आई, सबके ऊपर रिपोर्ट्स बनी, फिजिबल रिपोर्ट बनी। ये तो एक तरीका है। अब मान लो प्रधानमंत्री जी को कोई हमने अपना पक्ष रखना है, तो ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे तो लोग उसको पक्ष रहेंगे। ये पार्टी की जरूरत है, पार्टी की रणनीति है, पार्टी की अपनी समझ है किस समय में किस नेता को क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आना है। और हम लगातार इस सारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग में थे, हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा एक्टिव थे। मैं आपको, अगर आप ट्रुथ सुनना चाहते हैं, मजाक की बात भी है और ट्रुथ भी है, सच्चाई भी है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, 10 दिन बाद गया, मैं 10वें दिन नेगेटिव मेरी रिपोर्ट आ गई, मैं 11वें दिन एक्टिव हो गया, जबकि मुझे 5-7-10 दिन और रेस्ट करना चाहिए था। तो मैं 11वें दिन, मेरा पार्लियामेंट में कुछ काम था तो मैं मेडिसिटी चला गया। सीएम साहब वहां एडमिट थे। मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब से मिला, रणजीत सिंह जी थे, उस वक्त हरविंदर कल्याण जी थे, कृष्ण मिड्डा जी थे, अनेक नेता थे। और मैं 1-2 घंटे वहां पर रहा और किट डाल रखी थी मैंने। इतने मुझे पता लगा कि उस दिन दीपेंद्र हुड्डा जी भी मेडिसिटी में पहुंचे और उसी फ्लोर पर थे, 14 नंबर फ्लोर पर थे। मैं उनको मिलने के लिए चला गया। अभी ये आपको, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उनको मिलने के लिए चला गया तो उनसे पूछा, कहता नहीं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन सबने कहा कि आप एडमिट हो जाओ। तो मैं एडमिट हो गया। तो मैंने बताया, उन्होंने पूछा आप ठीक हो? मैं कहा मैं ठीक हूँ। कहना है, मैं कहा मैं सीएम साहब आए हुए थे, मैंने कहा चलो मैं आज मिलता चलूं। तो कहना चलो मैं भी मिलता हूँ। हम दोनों उठ के, वो अपने बेड से उठकर, दीपेंद्र जी, कटसी एक, देखो वैचारिक मतभेद एक अलग चीज है, लेकिन वो कटसी मेरे साथ आए और हम दोनों इकट्ठे सीएम साहब के रूम में, मैं दोबारा चला गया। तो दीपेंद्र जी ने मजाक में कही बात, ये तो सबको इन्होंने बारी बारी कोरोना करवा दिया, रिस्पेक्ट से बोले और मजाकिया लहजे में। संजय जी सबसे पहले बड़ौदा में चले गए और हम सबको भी जल्दी एक्टिव होना पड़ा, पीक पे कोरोना था। तो बाद में सारों को ही, क्योंकि दलाल साहब को हो गया, उधर रणजीत सिंह जी को हो गया, कृष्ण पंवार जी को हो गया, सब एक्टिव थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एक्टिविटी नहीं रही या सीएम साहब की। अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो निरंतर डे टू डे प्लानिंग में रहते हैं। डेवलपमेंट के कामों को लेकर भी तभी वो इतनी जल्दी सिरे चढ़े, उन्होंने पर्सनल इस इंटरेस्ट के अंदर लिया। एक है हल्के में आके पूछ के, ये काम देखो हुड्डा जी का तो बनता है, दीपेंद्र जी का तो बनता है, क्योंकि वो सेवा काम तो कुछ करवा नहीं सकते। जब करने का टाइम था 10 साल, तब तो उनका ध्यान नहीं गया किसी काम के ऊपर। अब आके वाणी सेवा तो कर सकते हैं, आगे देखेंगे ओहो ये कमी आ रही है, अच्छा ये पानी भरा खड़ा है, अरे पानी भरा खड़ा है तो 10 साल आप क्या कर रहे थे? बनवासा का चक्कर काट दिया, इसका चक्कर काट दिया। अरे 10 साल आप कहां थे जब आपकी ही सरकार थी? बड़ौदा को आप अपना घर कहते हो और अपने घर में क्या किया आपने? तो अभी हम तो उनसे थोड़े ही समय में ज्यादा रिजल्ट दिया हमने कामों का। भाटिया जी भाई साहब जी, जिस तरीके से हम पत्रकार गांव में जाते हैं, सर्वे करने जावा, 6 महीना था जिस तरीके से बड़ौदे के मकाम लाए, एक बुजुर्ग हमने यही सवाल पूछा था कि आप यहाँ से किसको एमएलए बनाओगे, किसको जिताओगे? तो बोला वह मिलेगा तो बेरा नहीं, हम दोनों चाहे 6 महीना में ऐसा काम होता रहे। मेरे मतलब मैं उस बुजुर्ग की बात को सपोर्ट करता हूँ। उन्हें बहुत बढ़िया कहा, मैं उस बुजुर्ग की बात को सपोर्ट करता हूं कि भाई इतना जो 20-30 साल में कोई काम नहीं हुआ। ये मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, उनका नाम नहीं लेता मैं, क्योंकि वो भी कांग्रेस से टिकट सीकर हैं और वो बड़े होपफुल हैं भाई उनको, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा कि उनके कोई पॉलिटिकल सिस्टम में फर्क आए। उन्होंने मजाक, हम रात को 11-11:30 बजे हंसी मजाक भी करते हैं, वो भी कहने लगे हम तो चाहे हैं भाई ये 2-4 महीने इलेक्शन और आगे चला जाए,
काम बढ़िया हो जाए। मैं कहा तुम जिगरा सा रखो, तय अपने नेता ने बोल दे तू 6 महीने छोड़, तू 4 साल हुई काम चलन दे, हम चलन देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो हम तो उस बुजुर्ग की बात को सपोर्ट करते हैं कि उनको ये खुशी हुई कि हमारा विधायक नहीं है। देखो उस बात के लिए परमात्मा को हम चाहते हैं कि उनके अपने चरणों में उनको स्थान दे, और वो अच्छे इंसान थे। लेकिन ये दुर्घटनावश हुआ कि यहाँ के विधायक नहीं है, और 3 महीने में पता लग गया। अब वो रहे रहते तो किसी को विकास की झलक भी नहीं मिलनी थी। उन्होंने हमारी बुजुर्ग ने हमारी बात को सपोर्ट किया। हम इसी तरह का ही काम चालू रखेंगे भाई साहब। सर नमस्कार। जी भाई साहब। मैं जी भाई साहब। सर एक सवाल मेरा है जी। तो ये सवाल ये है कि सर सरकार ने जो 3 कृषि अध्यादेश जो लेकर आई है, तो इसमें क्या है कि सरकार कहती है कि MSP जो है वो भी बंद नहीं होगा और मंडियाँ भी बंद नहीं होगी। तो अब इसमें सवाल ये है कि सरकार खुद ये कहती है कि जो जिन फसलों का MSP है उनको जो है MSP पर खरीदा ही जाएगा। तो इसमें किसान जो एक मांग कर रहे हैं वो रेगुलर फसल खरीद का जो गारंटी कानून बनाया गया है, तो इसमें सरकार को आपत्ति क्या है कि फसल खरीद का गारंटी कानून, क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं कहती कि भाई हमें MSP पर खरीदेंगे, तो उसमें गारंटी कानून बनाने में अड़चन क्या रही है? उसमें किसान की संतुष्टि के लिए सही नहीं। अगर बच्चे के दांतों में कीड़ा लग जाए और वो जिद करे मैंने तो टॉफी दो, मैंने चॉकलेट दो, तो माँ बाप की क्या जिम्मेवारी है उसको टॉफी और चॉकलेट उसके मुंह में डाल दे। उसको समझाना पड़ेगा बेटा ये इसमें तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तू मीठा ज्यादा ना खा। आज ये अगर हम ये बोल दें कि MSP से नीचे कोई खरीद नहीं करेगा, जब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है उसको पूरा किसान की फसल को वो रेट मिलता है, उसके बाद आप देखो बाजरे का रेट डाउन आता है, जिस सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस फसल को जाता है, उसके बाद अगर किसान को मार्केट का जो व्यापारी है अगर वो चीज नहीं खरीदे, अगर हम बोलेंगे भी 2000 में आपको ये खरीदना है, ये धान 1975 का खरीदना है, या 1900 जो भी रेट है, या 2100 का खरीदना है, गेहूं 1975 का खरीदना है, तो जब उस वक्त फिर अगर व्यापारी खरीद नहीं करेगा, किसान फसल क्या करेगा रख के? और इसको बचने के लिए अगर आपने पहले ही सौदा कर लिया व्यापारी के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, कि भाई मेरी फसल का मुझे सरकार देने वाली है 2000, और व्यापारी ने कहा कि मैं तेरे को 2500 देता हूं, तू ये मेरी क्वालिटी का बीज ले और इसको बेच दे, तेरे को सरकार तेरी जीरी 50,000 में जाती है किले की, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं, तू ये मेरा सीड ले ले, इसको उगा ले, मैं तेरे को ₹1,00,000 दूंगा, जो फसल होगी वो मेरी होगी। इसमें किसान ये तभी अवसर रखा है। सरकार तो खरीदेगी MSP पे, अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते आगे पीछे का, तो MSP पे सरकार खरीद रही है, उसको बेच दो। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी की राजनीति करती है। ये मैं वही कहता हूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने बोला था कास्ट की राजनीति। चलो मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, और यही आह्वान आप अपोजिशन के लीडर से कराओ। मैं आह्वान करता हूं परमात्मा को साक्षी मान के, अभी इसका ट्रेलर है बड़ौदा उपचुनाव, अपनी शुद्ध आत्मा की आवाज पर, अपनी आत्मा की आवाज पर, अपने अपने इष्ट देव को मानते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत समझते हैं पार्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी कांग्रेस को भी छोड़ दो, इससे ऊपर उठकर, और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर डिजर्विंग कैंडिडेट को, विकास की चाहना रखने वाले को, यहां के बच्चों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को वोट करें। ये मैं अपील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबके लिए करता हूं, और मैं चाहता हूं इस अपील के साथ सब लोग मैदान के अंदर आए। ये जात पात गोत नात इन सारे चक्रों को छोड़कर आओ मैदान में चुनाव के लिए। एक लास्ट सवाल है वर्मा जी का। जितने वो अशोक जी कोई दिक्कत ही नहीं, तो चिंता ना करो, 10 और आने दो, 20 और आने दो, खुले आने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी नया नया शौक है ना। एक सीट और देखो जो बात इस बात की करते हैं, सब समाजों को समान अधिकार देने की बात थी। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि एक सीट थी राज्यसभा की मिलनी थी, ये उस दिन CM साहब ने भी कहा है। एक हमारी बहन लगाओ, चाहे वैचारिक रूप से हमारे शैलजा हमारी बहन है, एक समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना था, वो भी अड़ के आप जब लोकसभा लड़ लिए, और वो एक पहले से सीट उन्हीं की चली आ रही थी, उन्हीं की खाली हुई, उनका राइट था, पूरा
पार्टी और सबकी समाज की उम्मीद थी कि शैलजा जी बनेंगे, वो भी अड़ के ली, ये मैंने आपको पहले ही कहा। और हर वक्त इलाके की चौधर की बात करना, ये भी अपने आप में जिस तरह एक जात पात जहर है ना। मैं जब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनी गए तो आप तो सारों के हो गए, आप 36 बरादरी के हो गए, सारे क्षेत्र के हो गए। उस वक्त भी अपने अपने इलाके की चौधर का सवाल देके भावनात्मक करके वोट लेना। बड़ौदा के लोग बड़े भावनात्मक हैं, दिल से जुड़ते हैं, लेकिन इस बार 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 वो कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अपना भाईचारा, अपना पड़ोस का नारा देके हर बार बड़ौदा के वोट लिए। लेकिन मैं बड़ौदा के अपने साथियों से, जागरूक साथियों से, पत्रकारों से ये जरूर चाहूंगा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुड्डा साहब की हो या दीपेंद्र जी की हो, भाई आपने ऐसा बड़ौदा के लिए क्या कर दिया, आपने ऐसा क्या किसानों के लिए कर दिया जो बीजेपी नहीं कर रही, या आपका किया हुआ बीजेपी ने वापस ले लिया। बड़े साहब जी ठीक, अब हाई कमान का आदेश आ गया। अंतिम सवाल सर, बीजेपी और जेजेपी का इकट्ठा उम्मीदवार आना है, और सिंह साहब ने बताया था कि जेजेपी का उम्मीदवार हो या बीजेपी का, कमल का फूल रहेगा। हमें कुछ लोग पूछते हैं कि मान लो जेजेपी का उम्मीदवार आता है तो उसको बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी क्या? देखिए, एक चीज तय होगी कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, दोनों पार्टियों ने तय किया। एक चीज तय होगी कि कमल के फूल के सिंबल पर ही चुनाव होगा, जो भी प्रत्याशी आएगा। इसमें बाकी चीजें गौण हो जाती हैं, इसमें सदस्य होना ना होना इस चीज का कोई महत्व नहीं है। ये निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है कि गठबंधन के चुनाव बीजेपी के सिंबल के ऊपर कौन व्यक्ति चुनाव लड़े, बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के लिए सब साथी आमंत्रित हैं, प्रेस के साथी सब लंच के लिए आमंत्रित हैं। आप सबका फिर से धन्यवाद।